हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ज्ञान एंड ट्रिक्स। इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि क्लास 11th 12th एंड नीट यूजी के सिलेबस को कवर करता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी दृष्टि किस चैप्टर पर डालें? चलो लोकोमोशन मूवमेंट उठाते हैं जो कि चैप्टर नंबर 20 है एंड क्लास 11th का चैप्टर। सबसे पहले दो वर्ड आते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दोनों वर्ड्स को एक तरह समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मूवमेंट उठाते हैं। मूवमेंट क्या होता है? वो वॉलेंट्री एक्शन हमारी बॉडी के थ्रू जिसकी वजह से पोजीशन उस ऑब्जेक्ट मतलब उस पर्सन की चेंज नहीं होती, उस हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक पर्सन है, अपने हाथ हिला रहा है, ठीक है। पैर नहीं हिला रहा, हाथ हिला रहा है। हाथ हिला रहा है तो ये क्या हुआ? मूवमेंट शो कर रहा है ना। लेकिन क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? ये वहीं पे खड़े होकर हाथ हिला रहा है, तो हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। मान लो ये तीसरे सेकंड, यहाँ पे तीसरा सेकंड था, यहाँ पे इसने पैर हिलाने भी स्टार्ट कर दिया। पैर हिलाते हिलाते ये यहाँ पहुँच गया 5वें सेकंड पे, तो इसकी क्या पोजीशन चेंज होगी ना। पहले मान लो ये यहाँ पे x=0 पे था, अब x को डिस्टेंस हो गई, मान लो 2 सेंटीमीटर हो गई, तो इसे कुछ डिस्टेंस कवर करी ना, पोजीशन चेंज हो गई ना इसके टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। सॉरी, मूवमेंट कह रहा हूँ, लोकोमोशन कहते हैं। दोनों वर्ड सीखिए ना, मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ इसमें कई बार। चलो ये आपको आई ये बात समझ में। अब हम अगर जैसे हमने देखा कि लोकोमोशन और मूवमेंट ना, ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं, इन दोनों को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। अभी हमने देखा कि ये मूवमेंट शो कर रहा है, फिर इसने ये मूवमेंट भी शो कर रहा था, साथ साथ ये लोकोमोशन भी शो कर रहा था, तो ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। इज दिस राइट? है ना सही बात? सारे लोकोमोशन मूवमेंट तो हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। मैं तो यहाँ मूवमेंट शो कर रहा था, क्या लोकोमोशन कर रहा था? क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई टाइम के रिस्पेक्ट में? नहीं हुई ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पैरामीशियम और हाइड्रा। पैरामीशियम जो है, इसके पास क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, जिसकी वजह से फूड की मूवमेंट को ये मतलब सही से फूड को मूवमेंट करवाता है अपने अंदर। मतलब फूड को लेने का मूवमेंट तो करानी पड़ेगी फूड की, तो वो करवाता है। और साथ ही साथ जो सीलिया होता है पैरामीशियम का, वो इसको मूवमेंट भी प्रोवाइड करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह ही पहुंचा देता है सीलिया, ठीक है। आया भाई? नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। देखो ये मान लो पैरामीशियम है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सीलिया होते हैं, ठीक है। मान लो इसके यहाँ पे फूड रखा हुआ है, अब इसको भूख लगी है, हंग्री है, ये इसे कुछ खाना है, तो सीलिया की मदद से ये अपनी पोजीशन को आगे कर लेगा, फूड के पास कर लेगा, फिर वह फूड को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। सीलिया ने क्या मदद करी? एक तो इसको आगे ले गया, मतलब कि लोकोमोशन करवाया, एक फूड को अंदर ले लिया, मतलब कि फूड का मूवमेंट करवाया, ठीक है। पैरामीशियम का एग्जाम्पल हो गया। और एक हाइड्रा होता है, हाइड्रा का भी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। इसका क्या होता है? टेंटेकल्स होते हैं, पॉइजन टेंटेकल्स, जो हमने पढ़े थे चैप्टर 4 में, ठीक है। मान लो कोई इसका शिकार जा रहे हैं, यहाँ पे कोई मछली होगी, खाना वाना इसका, तो ये अपने टेंटेकल से इसको ऊपर वार कर सकता है, इसको बेहोश कर सकता है। जैसे ही बेहोश होकर नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ गया तो फिर इसका ये खाना बन गया ना इसके लिए। तो ये टेंटिकल की मदद से, जैसे सेम पैरामीशियम में था ना, वैसे ही इसका है हाइड्रा का, टेंटिकल की मदद से ये अपने फूड के पास जाएगा और इसको इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, ठीक है। ये हाइड्रा का हो गया और ये पैरामीशियम का हो गया। एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल है, 2 मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो लोकोमोशन क्यों ज़रूरी है भाई? लोकोमोशन क्यों ज़रूरी है? क्या आफत आ गई उस पर्सन को जिससे लोकोमोशन करनी पड़ी उससे?
लोकोमोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस आदमी को खाना चाहिए होगा, जगह चाहिए होगी रहने के लिए, रिप्रोडक्शन करेगा, और ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे खाना मिल जाएगा उसे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, घर भी नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा उसे घर। रिप्रोडक्शन भाई जाहिर सी बात है वो तो कहीं होने का ही नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने प्रेडेटर से बचने के लिए एनिमल्स क्या शो करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है, बताओ कौन है, जो कि लोकोमोशन शो नहीं करता, वो प्रेडेटर का वहीं पे रह के सामना करता है। जल्दी बताओ कौन है। अरे भाइयों, ट्री, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो वहीं पे रहते हैं, क्या वो लोकोमोशन शो करते हैं? लोकोमोशन शो नहीं करते, हाँ, लेकिन मूवमेंट तो शो करते हैं, मूवमेंट तो शो करते हैं ना, उनकी लीव्स तो हिलती हैं। तो मान लो इसका प्रेडेटर आ गया इसको खाने के लिए, मतलब ट्री तो वैसे बहुत बड़ा हो गया, कोई प्लांट है छोटा सा, एक गाय आ गई इसे खाने के लिए, तो उसे बचना तो पड़ेगा, अब वो हिल तो सकता नहीं। तो कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशंस करी हैं जिसकी वजह से उनको अपने प्रेडेटर से बचाता है। वो मतलब वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होती है, कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। केमिकल जैसे कि हो गया धतूरा प्लांट, केमिकल है। फिजिकल जैसे हो गए थॉर्न्स ऑन बोगनविलिया, जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये जो मॉडिफिकेशंस होती है ना प्लांट्स में, ये उस प्लांट को अपने प्रेडेटर से बचाती है, ठीक है। अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन तो ख़त्म, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे। मूवमेंट के कितने टाइप्स हैं? हमारे एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, 3 इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और है जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आ जाता है। पहला है अमीबॉइडल मूवमेंट, अमीबॉइडल मूवमेंट या फिर सूडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं। जो अमीबा मूवमेंट शो करता है उसे हम क्या कहते हैं? अमीबॉइडल मूवमेंट कहते हैं। और अमीबा मूवमेंट कैसे शो करता है? इसके पास कई सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ सूडोपोडिया होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो करता है। साथ ही साथ इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो भी स्ट्रीमिंग करता रहता है, अंदर घूमता रहता है, अंदर घूमता रहता है, जिसकी वजह से सूडोपोडिया के ऊपर क्या होता है, अंदर से प्रेशर लगता है, कुछ प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता होगा, जिसकी वजह से सूडोपोडिया आसानी से अमीबा की बॉडी को मूव करवा देता है। साथ ही साथ मान लो यहाँ पे कोई खाना आ गया, अब इसे भूख तो लगी होगी तो खाएगा ना, तो सूडोपोडिया की मदद से अपने मतलब इस खाने को इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट। हमारे बॉडी में भी कुछ सेल्स होती हैं जो कि अमीबॉइडल मूवमेंट शो करती हैं, जैसे कि मैक्रोफेज सेल हो गई, ल्यूकोसाइट्स हो गए, और साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो कि माइक्रोफिलामेंट्स के, लाइक माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन। अब नेक्स्ट आता है, ये तो पहले हो गया ना अमीबॉइडल मूवमेंट, नेक्स्ट आता है सीलियरी मूवमेंट। नाम से पता चल रहा है आपको, वो मूवमेंट जिसमें कि सीलिया शामिल हो, है ना। इसमें सूडोपोडिया शामिल थे, इसके लिए हम सूडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं, अमीबॉइडल मूवमेंट भी कहते थे। इसमें हम कौन से मतलब कि सीलिया इसमें शामिल होते हैं मूवमेंट के लिए। ये हमारी बॉडी में हाँ देखने को मिलता है। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी कहाँ देखने को मिलता है? बताओ गैस करो भाइयों, ट्यूबुलर ऑर्गन्स में, जैसे कि आपका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपर पोर्शन, फैलोपियन ट्यूब और पासा एफ्रेंशिया जो कि टेस्टिस का पार्ट है, ठीक है। ये जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, पासा एफ्रेंशिया, इनकी लाइनिंग जो होती है ना, ये सिलिएटेड एपिथेलियम के होते हैं, मतलब सीलिया के एपिथेलियम से लाइनिंग होती है, मतलब कि वो एपिथेलियम जिसके ऊपर सीलिया हो। हमने पढ़ा है या हम आगे पढ़ेंगे, जो कि 11th में वो आगे पढ़ेंगे, जो ह्यूमन का फीमेल गैमेट होता है ओवा, वो नॉन मोटाइल होता है ना। तो हम सुनते हैं कि वो
ओवरी से निकल के फैलोपियन के ट्यूब के ज़रिए यूट्रस तक पहुंच जाता है। भाई कैसे पहुंचता है जब वो मूवमेंट ही नहीं कर सकता? तो क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। उस ट्यूब में क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं जो कि ओवा को मूव करवाता है ओवरी से यूट्रस के पास। ठीक है, सेम फॉर वासे फ्रेंशिया। ऐसे हम जानते हैं कि मेल गैमेट जो होता है पहले से ही वो मूवमेंट शो करता है, फिर भी जो वासे फ्रेंशिया के पास जो सीलिया होते हैं वो भी थोड़ी मदद कर देते हैं मेल गैमेट्स की पास करवाने के लिए, आगे पास करवाने के, उसे मूवमेंट करवाने के लिए। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऐसे मान लो कि कोई बाहर से आपका फॉरेन पार्टिकल आ गया नेसल चैम्बर में, तो उससे बाहर तो निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकला तो वो डिजीज़ कॉज करेगा। तो उसे निकालने के लिए भी वहाँ पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फॉरेन पार्टिकल को वॉश आउट कर देता है हमारी बॉडी से। वॉश आउट बाय मतलब कि नीजिंग हो गया वगैरह वगैरह। नाउ गाइस, अब बारी आती है मस्कुलर मूवमेंट की। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, मसल्स में मूवमेंट जो होती है मस्कुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि जॉ की मूवमेंट हो गई, लिम्स की मूवमेंट हो गई, टंग की मूवमेंट हो गई। क्या आपको पता है टंग कौन से मसल्स से बनी होती है? अभी आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक, हाँ, मस्कुलर मूवमेंट का कॉज क्या होता है? कॉज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एट अल्टरनेट पोजीशन या अल्टरनेट मैनर हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की मूवमेंट होती है। ओके, नाउ अब जब मैंने आपको कहा था ना एक ऐसी मूवमेंट जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चलो बता देता हूँ आपको तब भी। उसका नाम है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट ये कौन शो करता है? ये अगर हम ऑब्जर्व करें, ये हमें कहाँ ऑब्जर्व होगी? ऑब्जर्व होगी स्पर्मेटोजोआ के टेल की मूवमेंट में। स्पर्मेटोजोआ में जब टेल मूवमेंट कर रहा होता है ना, वो फ्लैजिलर मूवमेंट कर रहा होता है। अब इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। एक बड़ा सा सेल होता है ना ऊपर, गोला सा काला सा थोड़ा सा, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फिर ये क्या शो करता है? फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बता दिया मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मसल्स पे। ये एंड हो गया, अब आ गया मसल्स। मेन टॉपिक है हमारा मसल्स। मसल्स क्या है? मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। आपको एक चीज़ बताऊं, हमारी बॉडी का 40 से 50% वेट मसल का ही होता है। मतलब कि मसल ही हमारी बॉडी का वेट ऑक्यूपाई करती है 40 से 50%। बाकी सब तो हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और मसल्स के कई सारे, अगर मैं आपको बताऊँ, अभी बता देता हूँ प्रोटीन। चलो प्रॉपर्टीज़ बताऊँ तो पहले सबसे आपको। मसल्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंटिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक मसल्स की। वो एक्साइट हो सकती हैं जब उसे ज़रूरत पड़ेगी, वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से क्या होगी? मस्कुलर मूवमेंट होगी। और तीसरा था एक्सटेंसिबिलिटी, वो एक्सटेंड हो सकती है जितना चाहो। और इलास्टिसिटी, हम उसे खींच सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि खींचने में टूट जाएगी, हम खींचेंगे मतलब रबर बैंड की तरह एक। ठीक है, इलास्टिसिटी। अब हमने मसल्स को डिवाइड कर दिया है 3 उसमें, उनके पोजीशन के बेसिस पे, लोग पोजीशन पे, और उनके मतलब कि
न्यूक्लियस पे कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है उनका, न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ होती है, वगैरह वगैरह वैसे हमने कर दिए। तो उससे पहला है स्ट्रेटेड मसल है, स्ट्रेटेड मसल। दूसरा है स्मूथ मसल। तीसरा है कार्डियक मसल। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स को ही हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, और स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी बोन्स होती है ना, मान लो कि हमारी बॉडी की बोन है, ठीक है, इसके जो कि ये वाली मसल होती है ना स्ट्रेटेड मसल्स, ये हमारे बोन से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, बिल्कुल चिपकी हुई होती है। ठीक है, मतलब कि अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी या मूवमेंट शो करेगी तो बोन की भी इससे मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको। सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले। हाँ, इस मसल्स पे अगर हम इसको वो देखें ना, इसका माइक्रोस्कोप पे अगर व्यू करते हैं इसको, तो हमें इसके ऊपर काफ़ी सारे स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। ऐसे कि इसका मसल्स का डायग्राम बनाऊं, सपोज करना ऐसे डायग्राम गंदा है, मान लेना सर दोस्तों। ठीक है, ये आपके स्ट्रेशंस होती हैं, डार्क लाइट अल्टरनेट मैनर में। मान लो डार्क हो गई, फिर लाइट हो गई, फिर डार्क हो गई, फिर लाइट हो गई। और यहाँ पे इनका न्यूक्लियस होता है पेरिफेरल रीजन पे। ठीक है, अब इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? ये सिमकाइटियम मसल्स की कैटेगरी में आती हैं। मतलब कि एक सेल, वन सेल विच हैज मोर देन वन न्यूक्लियस, इस कंडीशन को हम सिनकाइटियम कहते हैं। और ये मसल्स जो होती हैं आपस में इतनी चिपकी हुई होती है ना कि इनमें बीच में जगह ही नहीं रहती इस न्यूक्लियस के लिए। इसलिए बेचारे न्यूक्लियस को क्या होता है, साइड में एडजस्ट होना पड़ता है पेरिफेरल रीजन पे। क्या करें न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस ज़रूरी है ना। ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियस ना हो तो मसल काम कर लेंगी, न्यूक्लियस तो ज़रूरी है, तो उसे एडजस्ट होना पड़ जाता है। ठीक है, अगर इन ये मसल्स में कहाँ देखने को मिलेंगी? बॉडी वॉल हो गई, बॉडी वॉल, टंग हो गई, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, एक्सेट्रा, और भी कई सारे पार्ट है हमारी बॉडी के, ये मसल्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मसल्स जो होती हैं वॉलेंट्री कंट्रोल होती हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल होती है बाय नर्वस सिस्टम, जो कि CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, जो हम मूवमेंट करते हैं ना, मूवमेंट या लोकोमोशन जो हम करते हैं वो इन मसल्स की वजह से ही कर सकते हैं, मतलब कर पाते हैं, इन मसल्स की वजह से ही मूवमेंट शो कर पाते हैं हम, मूवमेंट शो। ठीक है, बॉडी का पोस्चर चेंज करना हो तो भी ये मसल्स काम आएंगी उसमें, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका हो गया स्केलेटल मसल। नाउ अब आता है, पहले किसको उठाएं, स्मूथ या कार्डियक? चलो बताओ, चलो जैसे मैनर में वैसे बताते हैं, स्मूथ उठाते हैं। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? सोचो थोड़ा, कहाँ मिलती हैं? विसरल ऑर्गन, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं हमारे, उनमें देखने को मिलती है, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे विसरल ऑर्गन जो होती है उस पर देखने को मिलती हैं स्मूथ मसल्स। ये अनस्ट्रेटेड होती हैं, मतलब कि इनके ऊपर स्ट्रेशंस नहीं होती। जैसे ये स्ट्रेशंस आ रहे थे ना, डार्क लाइट, ये इनमें देखने को नहीं मिलती, स्ट्रेशंस नहीं होती। ये आपके स्पिंडल शेप के होते हैं, ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे
ऐसे ऐसे होते हैं, इनका न्यूक्लियस एक ही होता है, मतलब कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ऊपर वाला क्या था, सिनकाइटियम, मोर देन वन न्यूक्लियस, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कुछ बातें दोस्तों नोट कर लेना, जैसे कि न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई, स्ट्रेशंस किस पे होती हैं, ये वॉलेंट्री होती हैं, और हाँ ये इनवॉलेंट्री होती हैं। इन सबको नोट्स करते रहना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये हमारे CNS से कंट्रोल नहीं होती, ये अपने ऑटोमेटिक अपने दम पे चलती हैं मसल्स, किसी की नहीं सुनती, अपनी सुनती हैं बस, ठीक है। चलो स्मूथ मसल्स भी हो गया। अब हम आते हैं कार्डियक मसल, वन ऑफ द मेन मसल। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा, कार्डियक मसल मतलब कार्डियक किसके लिए यूज होता है, हार्ट के लिए। जैसे कार्डियोलॉजी हो गई, हार्ट की स्टडी को बोलते हैं ना कार्डियोलॉजी, वैसे हार्ट के लिए कार्डियक मसल यूज करते हैं। कार्डियक मसल मतलब हार्ट जो होता है कार्डियक मसल्स का बना होता है। अच्छा चलो मैंने ये तो बता दिया कि ये हार्ट में मिलती है। चलो एक और चीज़ बताओ, जहाँ कार्डियक मसल्स होती हैं, एक और जगह का नाम बताना, ठीक है। मैं आपको बाद में बताता हूँ उसका आंसर ढूंढो तब तक, ठीक। चलो तब तक हम आगे बढ़ते थोड़ा। ये कैसी, अगर हम इनको देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस होती है, सिलेंड्रिकल अपीयरेंस होती है इनकी, और स्ट्रेशंस इसमें देखने को मिलती हैं, डार्क बैंड वे वाली लाइट, ठीक है। न्यूक्लियस इनका यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, जो मैंने बताया यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है इनमें, और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स का जंक्शन होता है जो कि कम्युनिकेशन में मदद करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये स्पेशल जंक्शन है जो कि सिर्फ कार्डियक मसल में ही देखने को मिलती हैं। ये जो जंक्शन होते हैं ना, इसके थ्रू जो है दो मसल्स या दो सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, या सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र हो पाता है। वैसे बुक में कम्युनिकेशन का ही लिखा हुआ है, तो कम्युनिकेशन ही करना, कम्युनिकेशन में मदद करती है। ये एक हाँ इसे नोट कर लेना, इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही मिलती हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर आया, कहाँ मिलती है, और ये मिलती हैं वॉल्स ऑफ लार्ज वीन, जैसे कि हो गई सुपीरियर वेना कावा और पुल्मोनरी वीन्स, जो कि हार्ट के पास ब्लड लेके आती हैं। एक्सेप्शन, ये दोनों एक्सेप्शन है ना, पुल्मोनरी वीन और सुपीरियर वेना कावा। याद रखना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, मस्ट बी राइटेड, ओके। नाउ हम अब आगे बढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्ट्रक्चर कैसा होता है स्केलेटल सिस्टम का, वो देखते हैं। ठीक है, मान लो ये एक है हमारा, हमने एक थोड़ा सा हाथ का टुकड़ा काट लिया किसी का, जिंदा इंसान का नहीं, कैडेवर का, जिंदा का काट लो तुम, ठीक है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हम देखते हैं छोटे छोटे मसल बंडल्स होते हैं इसके अंदर, ऐसे जा रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के, जो कि हम देख सकते हैं इसमें। ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से पास कर रहे होते हैं। इन मसल्स के बंडल्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फेसिकल्स। बुक में लिखा होगा
एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी बुक खोल लो। फेसिकल्स, ठीक है, ये एक इसको कहते हैं फेसिकल। जो ये मसल बंडल होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी भी होंगी, काफ़ी पास पास होती है ना, तो ये जुड़ी होंगी। अब किससे जुड़ी होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है इन दोनों के बीच में। मान लो कि ये बंडल है, एक बंडल है ना, ये फेसिकल हो गई ना, इनके बीच में एक कनेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फेसिकिया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फेसिकिया। चलो ये भी आपको आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं ना, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फाइबर्स से होते हैं। मतलब कि ऐसे ये हो गया, एक फेसिकल हो गया, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फाइबर्स ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होते हैं इसके ऊपर से, मतलब अंदर से, ठीक है। ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं और सराउंडेड होते हैं। ये जो फाइबर होते हैं सराउंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म, मतलब साइड में कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं आज, मैं खुद भूल गया है दोस्तों, क्या था? हाँ, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा से सराउंड होते हैं ये, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है इन मसल्स फाइबर का, मसल फाइबर है, ये सेल से बिल्कुल होंगी, तो इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। और ये सराउंड होते हैं सार्कोलेमेला से, सार्कोलेमा कह रहा हूँ, सार्कोलेमा, हाँ। ये दोनों नाम ना एक जैसे लगते हैं मुझे कभी कभार। मसल फाइबर, चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक और चीज़ बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग सी। ओह, पेंसिल बंद हो गया क्या? नहीं चल। हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्केलेटल मसल के लिए कि वो कैसे होते हैं? सिनकाइटिम इन नेचर होते हैं, मतलब कि मोर देन वन न्यूक्लियस इन द सेल, है ना। तो इनका काम क्या होता है, कोई बताएगा इनका काम क्या होता है? सोचो, थोड़ा सोचो, सोचो सोचो भाइयों, कुछ काम नहीं होता इनका, ये बस ऐसे पड़े रहते हैं। बस एक ही काम है जो कि सबका होता है, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना साथ साथ मसल्स को, ठीक है। और बाकी डीएनए एप्लीकेशन ये सब तो चलते हैं इनके न्यूक्लियस में, जो चैप्टर 8 में पढ़ के आ चुकी हूँ, ठीक है। चलो अब मसल्स फाइबर में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि जो भी आपका होता है ना ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, उसका में बस ये जोड़ना है सार्को। मसल्स के लिए आता है वर्ड सार्को, बस सार्को जोड़ देना, सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए सार्को रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसे ही है, कुछ नहीं है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये रिजर्वियर होता है कैल्शियम आयंस का, Cu2+ आयन, कैल्शियम आयन का रिजर्वियर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, लिख लो, नोट कर लो इसे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्वियर, मतलब कि स्टोर हाउस। हम आगे पढ़ेंगे इसका काम क्या है, आगे पढ़ेंगे, देखो कैसे काम करता है। अब आपको मैं एक लाइन बताता हूँ, ठीक है, उसे आप देखना। मसल फाइबर कंटेन 100 of several thousand parallelly arranged filaments in sarcoplasm called myofilaments or myofibril। क्या ये बात सही है? बताओ, क्या ये बात सही है? मसल फाइबर कंटेन 100 to several thousand parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments and myofibril। भाई बात सही है ना, अभी मैंने आपको बताया ना, काफ़ी सारे ऐसे फिलामेंट्स जा रहे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? मायोफिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलो, और बाकी हमने स्टेशंस का नाम तो पढ़ ही लिया है,
कि इसके ऊपर स्टेशंस आती हैं, तो फिलामेंट्स के ऊपर भी स्टेशंस आती हैं, इसके डार्क लाइट, ये ऐसे बैंड्स आते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे स्टेशंस आती हैं ना, अब देखते हैं वो स्टेशंस किसकी वजह से आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं मसल्स की, ठीक है, इनका नाम है एक्टिन और मायोसिन। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं मसल्स की, जिसकी वजह से स्ट्रेशंस आती हैं। जो आपका एक्टिन होता है वो आपका लाइट इन कलर होता है, जबकि जो मायोसिन होता है वो डार्क इन कलर होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना भी, यहाँ पे लाइट बैंड आते हैं, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ऐसे अल्टरनेट बैंड में चलता रहता है। तो लाइट बैंड में कौन सी प्रोटीन होगी? एक्टिन प्रोटीन होगी। डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन होगी। मतलब ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं। लाइट बैंड ओ लाइट बैंड, लाइट डार्क, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि ये रहा क्वेश्चन, हाँ ये रहा, टंग कौन सी मसल्स की बनी होती है? क्या आपको उसका आंसर मिला? देखो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, सोचो, रिकॉल करो। यहीं पे कहीं है, किसी जगह भी मिला? ये रहा टंग। मैं सोच रहा था ना कि टंग कौन सी मसल्स की बनी होती है, तो मैंने क्या लिखा था, स्केलेटल मसल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? बॉडी बॉल, टंग, फेरिंक्स एक्सेट्रा। उनके जो टंग होती हैं वो स्केलेटल मसल्स की बनी होती हैं, which are voluntary in action. ओके, नाउ आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा, या नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए, नहीं जाके खोल लीजिए, ये डायग्राम मिला होगा आपको, ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ठीक है। वैसे डायग्राम अच्छा तो नहीं है, आ रहा है तो भाई समझ में आ रहा है ना? आ रहा हो तो भाई रिप्लाई जरूर करना कमेंट में। कमेंट बॉक्स ओपन है, कुछ भी अगर डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम है डाउट करते हैं से डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये दो डार्क चीजें, ठीक है, ये हम क्या कहते हैं? जेड लाइन, ये हम कहते हैं जेड लाइन। तो जेड लाइन की जो जेड लाइन होती है ना, इससे जो एक्टिन प्रोटीन होती है, मैंने देखा भी, एक्टिन प्रोटीन जुड़ी होती है, जिसका कि एक एंड तो जुड़ा हुआ होता है, एक एंड फ्री होता है, एक एंड जुड़ा हुआ, एक एंड फ्री, एक एंड जुड़ा हुआ, एक एंड फ्री, ऐसे कई सारे लगे होते हैं, ठीक है। और जो बीच में को ब्लैक से दिख रहा है डार्क सा, ये आपका मायोसिन होता है, जो कि हमने पढ़ा था, डार्क इन कलर होता है, ठीक है। तो ये इससे काफी ज्यादा थिक होता है। एक्टिन जो होता है ना, एक चीज बताना भूलिए मैं आपको, एक्टिन जो होता है वो थिन फिलामेंट होता है, क्योंकि ये जो मायोसिन होता है वो थिक होता है, ठीक है। तो ये मायोसिन जो होती है ना, ऐसे अरेंज रहती है बीच में, इनके दो एक्टिन के बीच में से अरेंज रहती है मायोसिन। यहाँ से यहाँ तक ये जो जोन होता है इसको हम ए जोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक जेड से दूसरे जेड तक जो बीच में जो भी कुछ आ रहा होगा उसको हम सैक्रोमियर कहते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट है मसल्स की, ओके, यूनिट ऑफ मसल्स, इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी नोटेड, ओके। और ये जोन हो गया। अब देखो ये जो है यहाँ पे फ्री एंड है ना, ये फ्री एंड हो गया, यहाँ से फ्री एंड। अगर मैं लाइन डालू तो देखो थोड़ा खाली का स्पेस है, ये जो खाली स्पेस होता है ना, इसको हम कहते हैं एच जोन, एच जोन इसका नाम पड़ा, ठीक है। अब आपको एक एक चीज बताऊंगा कि जेड लाइन क्या है, ए जोन क्या है, जेड एच जोन क्या है, सैक्रो में तो बताइए मैंने आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार किससे स्टार्ट करें? ए से या आई से? चलो आई से करते हैं, ठीक है। जो लाइट बैंड होते हैं ना, जो हमने देखा भी, जो लाइट बैंड होते हैं उनमें मेरे ख्याल से एक्टिन होता है, एक्टिन होता है ना, हाँ एक्टिन होता है।
बताओ दोस्तों, बताओ बताओ, एक्टिन था ना, एक्टिन, ओके एक्टिन होता है, ठीक है। जो लाइट बैंड होता है ना, लाइट बैंड, उसमें एक्टिन फिलामेंट होता है जो कि लाइट इन कलर होता है, उसको हम आई बैंड कहते हैं या फिर आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। जबकि जो डार्क बैंड होता है उसमें कौन सा होता है, मायोसिन होता है, हमने पढ़ा था, जो कि थिक होता है उससे, मायोसिन होता है ना, उसको हम ए बैंड कहते हैं, एंड आइसोट्रोपिक। ये चीज होती है ना, ये ए जोन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मायोसिन कहते हैं। डार्क बैंड ये मायोसिन फाइबर्स के होते हैं, ठीक है, इसको हम एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ओके, चलो ये भी पढ़ लिया आपने, आई बैंड भी पढ़ लिया, ई बैंड भी पढ़ लिया, फिलामेंट भी पढ़ लिया, फिब्रिल भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने तो। तो बचा क्या, थोड़ी चीजें बच गई, थोड़ी चीज बच गई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जेड लाइन, मैं तो जेड लाइन तक बताया नहीं, जेड लाइन होता क्या है। जेड लाइन के ना वैसे दोस्तों जनरली ना एनसीईआरटी में एक ही है जेड लाइन दिया हुआ है, लेकिन कई जगह जेड डिस्क भी कह देते हैं इसे, जेड डिस्क और क्रॉशी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्रॉशी मेम्ब्रेन, ये तीन नाम है इनके, जेड लाइन, जेड डिस्क, क्रॉशी मेम्ब्रेन, जेड लाइन, जेड डिस्क और क्रॉशी मेम्ब्रेन, ठीक। जो बाकी मैंने आपको बता दिया वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो एक्टिन होता है उसका एक पार्ट इससे जुड़ा होता है, एक पार्ट फ्री होता है, एक पार्ट जुड़ा होता है, एक पार्ट फ्री होता है। जबकि जो मायोसिन होता है उसके दोनों एंड क्या होते हैं, फ्री होते हैं। बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो हाँ, एक लाइन रह गई यार, एक चीज बताना भूली है आपको। जब ये मसल्स रिलैक्स स्टेट में होती है ना, ये भी रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा आपको भी। वैसे भी ये जो डायग्राम बनाया है ये रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में जो मसल्स होती है ना, इनके बीच में यहाँ से हमें एक लाइन से दिखी होती है। देखो एनसीईआरटी में एक एक्सरे गिवन हुआ, वो रेस्ट स्टेट का है, रेस्ट स्टेट मसल्स का वो एक्सरे है। देखो वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं, अरे मेरी एनसीईआरटी तो कहीं और है, चलो देख लेना, ठीक है। इसे हम कहते हैं एम लाइन, ये रिलैक्स स्टेट में देखने को मिलती है। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो ये जो एमएन होती है थोड़ी सी ना डार्किश हो जाती है, पहले लाइट थी कॉन्ट्रैक्शन में, फिर डार्किश हो जाती है, तो हमें देखने में दिक्कत सी होती है। फिर दोबारा करते हैं, फिर और दिक्कत होती है, तो हमें ये रिलैक्स स्टेट में ही देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलो ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कैसी होती है, कैसी बनी होती है, उनके ऊपर कैसे स्ट्रक्चर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोटीन होती है, इनका काम क्या होता है, ये जैसे ट्रोपोमाइसिन ऐसे कुछ नाम होते हैं ना उनके, मेरे भी ध्यान में नहीं आता कोई बात, ऐसे नाम नहीं मसल्स के, ठीक है। अगली क्लास में मतलब अगली वीडियो में मैं आपको, चलो दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। अरे सबका फोन आया था यार बीच बीच में, ठीक है दोस्तों। कमेंट ओपन है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, कर दीजिए। थैंक यू।